I'ma blow up. Yeah. Hello everyone, welcome back to the platform of Baba Gang. This is Nikita, your biology mentor. So guys, we are starting with sexual reproduction in this lecture and we are completely done with asexual reproduction. Fine, so let us continue. Okay. So what does sexual reproduction means? The basic thing is the involvement of two individuals before a new generation can be created. So we read that in asexual reproduction, there is only involvement of one single organism, either male or female. Fine. But in sexual reproduction, we need two organisms, male and female both, because we need to create a hybrid generation. Fine. Okay. So let's continue. So both the sexes, males and females, are needed to produce new generations. दोनों की ज़रूरत होती है नई जनरेशन बनाने के लिए. ठीक है, तो इनका सिग्निफिकेंस क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंस पता चल गया, उसमें सिर्फ एक की ज़रूरत होती है, इसमें दो की ज़रूरत होती है. लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा क्या सिग्निफिकेंट है, उसमें किस में ज़्यादा फ़ायदा है मिलता है हमें अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ है. एग्जाम्पल ले लो, हम ह्यूमन बीइंग्स, तो हम जो होंगे वो एक एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिज्म से ज़्यादा स्टेबल हो पाएंगे, ज़्यादा वेरिएशन कंट्रोल कर पाएंगे, बिकॉज हमारे अंदर वेरिएशन आता है. हर जनरेशन के बाद हमारे अंदर क्या आता है? वेरिएशंस आते हैं, है ना, बिकॉज हमारे में दो हाइब्रिड चीज़ें आती हैं, राइट. लेकिन अगर हम एसेक्सुअल की बात करें तो उसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है जो कि एक हाइब्रिड नहीं बना सकता. तो उनमें जो वेरिएशन होता है कंपैरेटिवली बहुत स्लो होता है एज कम्पेयर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, तो यही सिग्निफिकेंस होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. हमें क्या मिलता है? वेरिएशन बहुत ज़्यादा मिलता है. ठीक है, अब मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं. तो क्रिएशन ऑफ टू न्यू सेल्स फ्रॉम वन इन्वॉल्व्स कॉपिंग ऑफ डीएनए एज वेल एज अ सेल्यूलर अपैरेटस. ये चीज़ तो हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पढ़ी थी, है ना. अगर हमें कोई भी सेल क्रिएट करना है तो हमें क्या क्या चीज़ बनानी पड़ेगी, क्या क्या कॉपी करना पड़ेगा बेसिकली. तो सिर्फ डीएनए कॉपी करने से काम नहीं चलेगा, हमें सेल के सेल्यूलर अपैरेटस को भी कॉपी करना पड़ेगा. बिकॉज एक सेल बनाने के लिए सिर्फ डीएनए नहीं चाहिए होता है, बाकी चीज़ें भी चाहिए होती हैं, राइट. ओके, तो अगर हमें दो न्यू सेल्स बनाने हैं तो ये दो न्यू सेल्स क्या हो गए? हमारे गैमेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. ये दो न्यू सेल्स जिसकी बात कर रहे हैं ये होते हैं हमारे गैमेट्स, बिकॉज दो गैमेट्स ही तो फ्यूज करेंगे ना, राइट. एक मेल गैमेट होगा, एक फीमेल गैमेट होगा, तो दो सेल्स बनाएंगे हम अपने अपने बॉडी में, फिर उन सेल्स का फ्यूजन होगा, राइट. ठीक है, तो उस सेल को बनाने के लिए सेल में डीएनए रेप्लिकेशन होनी जरूरी है, सेल में अपैरेटस डबल होने चाहिए, तभी तो एक नया सेल बनेगा, एक नया गैमेट बनेगा. गैमेट क्या होता है? जर्म सेल, जिससे एक नया ऑर्गेनिज्म फ्यूज होके बनने जा रहा है. ठीक है, तो डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म कैन नॉट बी एब्सोल्युटली एक्यूरेट. हमने ये भी चीज़ पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में कि डीएनए कॉपिंग एक्यूरेट नहीं हो सकता. हर टाइम पे कोई ना कोई वेरिएशन ज़रूर आएगा, सब में आएगा. सो रिजल्टेंट एरर्स आर सोर्स ऑफ वेरिएशंस इन द पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स. ओके, तो जो भी एरर्स आते हैं वही वेरिएशन क्रिएट करते हैं. But in a population, variations are useful for ensuring the survival of the species. अगर एक स्पीशीज की सर्वाइवल करनी है, इंडिविजुअल की सर्वाइवल थोड़ी मुश्किल है, तो हम अगर इन जनरल देखते हैं तो हम एक पूरी स्पीशीज, ग्रुप ऑफ एनिमल्स के सर्वाइवल की बात करते हैं. ठीक है, तो अगर हमें पूरी स्पीशीज को सर्वाइव कराना है तो वेरिएशन लाना ज़रूरी है उनमें, तभी तो वो चेंजेस के साथ अडेप्ट हो पाएंगे, है ना. ठीक है, सो आई होप इतना क्लियर है.
each new variation is made in a DNA copy that already has variations accumulated from previous generations. अब देखो होता क्या है कि जो गैमेट्स फ्यूज करने वाले हैं वो ऑलरेडी किसी के हाइब्रिड से बन के आए हैं, राइट? अगर सपोज करो पेरेंट्स हैं तो वो पेरेंट्स भी तो किसी के हाइब्रिड चाइल्ड थे, तो उनमें भी कोई वेरिएशन आया होगा। लेकिन अगर अब चाइल्ड आने वाला है, नया जनरेशन आने वाला है, तो वो फिर से हाइब्रिड बनेंगे। तो इस तरीके से उसका हाइब्रिड, तो हर जनरेशन में, हर चाइल्ड बर्थ में वेरिएशन आते जाता है, हर वेरिएशन एक्यूमुलेट होते जा रहा है। तो जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसमें ज्यादा वेरिएशन होगा एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, राइट? समझ आया? ओके। Since all of these variations are in living individuals, it is assured that they do not have any really bad effects. अब यही किया जाता है कि जो भी वेरिएशन आ रहा है वो सही तरीके से आए, ठीक है? अब ऐसा नहीं है कि अगर मैं मॉडरेट टेम्परेचर में रह रही हूँ तो मेरे में एक ऐसा वेरिएशन आ जाए कि मैं मॉडरेट में नहीं सरवाइव कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, है ना? वो मेरे लिए हार्मफुल हो जाएगा। तो मेरे में एक ऐसा वेरिएशन आना चाहिए जो मेरे लिए यूजफुल हो, हार्मफुल ना हो। तो बॉडी इस चीज का ध्यान रखती है, सेल्स इस चीज का ध्यान रखते हैं कि वेरिएशन बहुत ही ज्यादा अलग ना हो, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन होता है इसीलिए, ठीक है? कंबाइनिंग वेरिएशंस फ्रॉम 2 और मोर इंडिविजुअल्स वुड दस क्रिएट न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएंट्स। तो जैसे जैसे वेरिएशंस क्रिएट होते जा रहे हैं, वेरिएशंस कंबाइन होंगे, नया वेरिएशन क्रिएट होगा, पुराने वेरिएंट्स कंबाइन होंगे, नया वेरिएशन क्रिएट होगा। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलते रहता है, ठीक है? तो ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मोड। ओके, सो ईच न्यू जनरेशन विल एंड अप हैविंग ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए। अब देखो होता क्या है, अगर आपने सेल ए लिया और दूसरा लिया सेल बी, ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जो भी चीज मैं बता रही हूँ ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होगा, ठीक है? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये दोनों गैमेट्स कंबाइन करेंगे, ठीक है? ये ऑर्गेनिज्म ए है, ये ऑर्गेनिज्म बी है, और ये है इनके गैमेट्स, ठीक है? ठीक है, अब ये जब कंबाइन करेंगे तो ये दोनों के क्रोमोसोम्स लेके आएंगे, है ना? तो अगर हम ऐसे ही फिर इन दोनों का जब ये एक और के साथ कंबाइन होगा एक्स वाई के साथ, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा उसमें तो 4 टाइम्स हो जाएगा। मतलब दिख रहा है, जेनेटिक मटेरियल तो उसमें एक्यूमुलेट होते जाएगा। अगर हर जनरेशन की बात करें तो कोई एक ऐसा प्रोसेस हमें चाहिए ताकि हमारा जो क्रोमोसोम नंबर है, जो डीएनए है, वो मेंटेन रह सके। तो वो प्रोसेस क्या होता है? सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बोलते हैं इस प्रोसेस को। देखो, तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मेयोसिस हमारा यूज होता है। ओके, तो सेल के पास दे हैव अ स्पेशल lineages of cells in specialized organs in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells। तो होता क्या है, अब अगर हमें अच्छा सेल चाहिए, ठीक है, जिसमें बहुत सारे डीएनए ना हो, तो हमें एक प्रोसेस चाहिए। उस प्रोसेस का नाम है मेयोसिस। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो कि मेंटेन करता है कि एक सेल में दोनों सेल्स के आधे आधे क्रोमोसोम्स जाएं, ठीक है? बिकॉज मेरे सेल में 46 क्रोमोसोम है, दूसरे के सेल में भी 46 है, लेकिन जो हमारा हाइब्रिड बनेगा उसमें मेरा हाफ जाएगा, दूसरे का हाफ जाएगा। समझ आया? देखो यहाँ पे देखो, ए के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, ओके, बी के पास भी 46 है, लेकिन इन दोनों का अगर हम एड ऑन कर दें तो ये तो डबल हो जाएगा। तो वो ऑर्गेनिज्म फिर बच नहीं पाएगा, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए 46 का हाफ इसमें जाता है और इस 46 का हाफ इसमें जाता है। समझ आया? इसलिए इसमें 23 पेयर्स मेल का क्रोमोसोम आता है और 23 पेयर फीमेल गैमेट का आता है, तभी वो हाइब्रिड बनता है। समझ आया? हाइब्रिड किस चीज में? फीचर्स में, जेंडर में नहीं। ओके, तो इस प्रोसेस को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? मेयोसिस बोलते हैं, ठीक है? मेयोसिस क्या होता है? अब देखो, इसी चीज को मेयोसिस बोलते हैं। मैं आप एक्सप्लेन कर देती हूँ मेयोसिस क्या होता है।
एक मेयोसिस होता है और एक माइटोसिस होता है। मेयोसिस में क्या होता है कि अगर एक सेल है उसमें 46 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब 2n बोलते हैं 46 को, ठीक है, डिप्लॉइड बोलते हैं। लेकिन इसका जब डिवीजन होगा तो ये 4 सेल्स बनाएंगे और सब में आधे आधे क्रोमोसोम्स को भेजेंगे। तो बेसिकली मेयोसिस का जो फंडा होता है वो क्या होता है, इन सब को छोड़ दो, इन सब की ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। इसका मेन मतलब क्या होता है, हमारा मेयोसिस बेसिकली होता है रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन जो कि हमारे क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस कर देता है बाय हाफ। बस इतना याद रखो, मेयोसिस मतलब रिडक्शन डिवीजन, क्रोमोसोम रिड्यूस हो जाएगा बाय हाफ, इतना बस याद रखो, ठीक है। ओके, तो अब क्या होगा, जब मेल गैमेट का आधा क्रोमोसोम जाएगा, फीमेल गैमेट का आधा क्रोमोसोम जाएगा, तभी तो एक अच्छा सेल मिलेगा प्रॉपर डीएनए के साथ, वरना डीएनए तो हर सेल में हर डिवीजन में डबल होते जाएगा, राइट। ओके, so if the zygote is to grow and develop into an organism which has highly specialized tissues and organs, it has to have sufficient energy. अब zygote बना, जो भी फ्यूजन हुआ हमारा, ये जो AB है ये क्या है, हमारा एक जाइगोट है। अब इस जाइगोट को पूरा एक ऑर्गेनिज्म बनाना है, सोचो तो इसे कितनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है ना। ओके, so it has to have sufficient stores of energy for doing this. In a very simple organisms, it is seen that two germ cells are not very different from one another. अगर हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स की बात करें, जो बहुत बेसिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनके जर्म सेल्स जो गैमेट्स होते हैं ना, उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स, जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होते जाता है, एग्जाम्पल ले लो ह्यूमन बींग्स की, तो हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। स्पर्म, ओवम, कितना डिफरेंस होता है इनमें, ये बिल्कुल भी सिमिलर नहीं होते, ठीक है। ओके, तो ये हो गया। अब ये भी होता है कि एक जर्म सेल जो होता है वो मोटाइल होगा, दूसरा जर्म सेल नॉन मोटाइल होगा। एक जर्म सेल फूड स्टोर करेगा फर्दर बनाने के लिए और दूसरा फूड स्टोर नहीं करेगा। तो ये कौन हुए, देखो, तो यहाँ पे लिखा है जो जर्म सेल बड़ा होता है contains the food stores while the other is smaller likely to be motile. जो छोटे होते हैं वो मोटाइल होते हैं, और हमारे केस में, ह्यूमंस के केस में, वो कौन होते हैं, मेल गैमेट बोलते हैं, ठीक है। और जिस जर्म सेल में स्टोर होता है फूड, उस जर्म सेल को हम फीमेल गैमेट बोलते हैं। तो क्लासिफिकेशन समझ आया, क्या समझ आया क्लासिफिकेशन में। मेल गैमेट क्या होता है, मोटाइल होता है, ठीक है, और स्मॉल होता है, ठीक है। फीमेल गैमेट कैसा होता है, नॉन मोटाइल होता है, ठीक है, लार्ज होता है, ठीक है, फूड स्टोर होता है, इसमें फूड स्टोर्ड होता है, बड़ा होता है इसमें, ठीक है। ये गैमेट बड़ा होता है ताकि इसमें फूड स्टोर हो सके, तो जो भी डेवलपिंग जाइगोट बनेगा उसे ये फूड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा रिप्रोडक्शन का बेसिक्स गैमेट्स के बारे में। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। तो ये डायग्राम से आप बहुत ही अच्छे से वाकिफ होंगे, ये सारे पार्ट्स एंड ऑल आपने पढ़ रखे हैं, तो एक बार देख लेते हैं। सो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स आर लोकेटेड इन फ्लावर, नो डाउट फ्लावर के अंदर ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, किसके, एंजियोस्पर्म प्लांट के, ठीक है। अब फ्लावर में क्या क्या होते हैं, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमन और पिस्टल। तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो स्टेमन हो गया मेल का, पिस्टल हो गया फीमेल का। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, जिनके अंदर कौन होते हैं, जर्म सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जर्म सेल्स क्या होते हैं, हमारे गैमेट्स। तो प्लांट्स के केस में गैमेट्स या फिर जर्म सेल्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेमन्स में और पिस्टल में। स्टेमन में कौन होता है, मेल गैमेट, पिस्टल में होता है फीमेल गैमेट। अब देखो, फ्लावर जो होता है वो अलग अलग टाइप का होता है, वो यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है और वो बाईसेक्सुअल भी हो सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होता है जिसमें सिर्फ एक ऑर्गन प्रेजेंट हो उस फ्लावर में, ठीक है। एक फ्लावर है वो या फिर मेल फ्लावर होगा या फिर फीमेल फ्लावर होगा,
तो वो हो जाएगा पपाया, वाटरमेलन। अगर उसमें दोनों स्टेमन और पिस्टल प्रेजेंट है, मतलब मेल और फीमेल दोनों टाइप के ऑर्गन्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो वो बाइसेक्सुअल हो जाएगा, मतलब दो सेक्स प्रेजेंट है उसमें। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हिबिस्कस एंड मस्टर्ड, बोथ स्टेमन्स एंड पिस्टल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, सो आई होप गाइज इतना क्लियर है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो स्टेमन जो है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, जो कि पॉलन ग्रेन्स बनाएगा। पॉलन ग्रेन्स के अंदर हमारे मेल गैमेट मिलते हैं, ठीक है, फाइन। पिस्टल क्या है, फीमेल गैमेट है, सेंटर ऑफ अ फ्लावर में प्रेजेंट होता है। पता ही आपको, ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने मार्क कर रखा है, इसे अच्छे से आपको पता है, ये डायग्राम बहुत अच्छे से, मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, सारे ऑर्गन्स एंड पार्ट्स इसमें क्लियरली बताए हैं। तो फ्लावर के बीच में हमारा पिस्टल प्रेजेंट है, ये चीज़, ठीक है, और ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ओके, अब बात करते हैं स्वॉलन बॉटम पार्ट इज ओवरी। अगेन ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पोर्शन दिख रही है ये ओवरी है, ये एलोंगेटेड पार्ट जो है हमारा स्टाइल है, और जो सबसे ऊपर जो ब्लंट पार्ट है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। यहीं पे हमारे जो पॉलन ग्रेन्स आते हैं वो आते हैं, और उनमें एक ट्यूब जनरेट होता है जिसके थ्रू वो हमारे अंदर हमारे फ्लावर के अंदर बेसिकली उनके गैमेट्स के साथ जाके फ्यूज करते हैं, ठीक है, इस ट्यूब के थ्रू। ठीक है, सो ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स। ओवरी में क्या होते हैं, ओव्यूल्स होते हैं, एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। तो ये पूरा ओवरी है और उसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। The male germ cell produced by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule. ठीक है, this fusion of germ cells और fertilization gives us zygote देता है हमें, which is capable of growing into a new plant. समझ आया? यहाँ पे हमारा फीमेल, let me write it, इस एरिया में हमारा क्या होता है, फीमेल जर्म सेल प्रेजेंट होता है। कौन होता है, ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एग सेल। और फिर यहाँ पे बात करें तो ये हमारे पॉलन ग्रेन्स है जो इस ट्यूब के थ्रू हमारे गैमेट्स को लेकर आके इससे फ्यूज कर लेंगे, और क्या बनाएगा, रिजल्टिंग जाइगोट बना देगा। अब ये जाइगोट हमारा बनाएगा क्या, नया वो न्यू प्लांट बना देगा। फाइन, जाइगोट से क्या बनता है, प्लांट बनता है यहाँ पे। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। सो पोलन नीड्स टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टेमन टू दी स्टिग्मा। स्टेमन और स्टिग्मा में क्या डिफरेंस है, स्टेमन क्या था, मेल का पार्ट, ठीक है, जहाँ पे हमारे ये एंथर लगे हुए थे, ये स्टेमन है। यहाँ से हमारे स्टिग्मा में पोलन ग्रेन्स को पहुंचाना है, ठीक है। अगर ये ट्रांसफर एक ही फ्लावर में हुआ, मतलब सपोज करो कि ये फ्लावर है और इसके स्टेमन है, यहाँ पे दो स्टेमन है और इसी में हमारा स्टिग्मा है, तो ये यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या हो गया, तो ये क्या होंगे, गैमेट्स इधर से हमारे स्टिग्मा में डायरेक्टली आ जाएंगे, राइट। तो ये सेम फ्लावर में हो गया, मतलब सेल्फ फ्लावर में, तो ये हो जाएगा सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स। अगर एक ही फ्लावर में हो रहा है तो सेल्फ हो जाएगा, लेकिन अगर ये इसके पॉलन ग्रेन्स दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, क्रॉस। समझ आया, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन समझ आ गया, क्रॉस पॉलिनेशन समझ आ गया। अब इनको करता कौन है, ये पॉलन ग्रेन्स क्या उड़ के जाते हैं, नहीं, इनके कुछ स्पेसिफिक एजेंट्स होते हैं, हवा से उड़ के जाते हैं या फिर पानी के थ्रू चले जाते हैं। कुछ एनिमल्स, कुछ इंसेक्ट्स, कुछ बर्ड्स होते हैं जो इन्हें उनमें चिपक जाते हैं। पॉलन ग्रेन बहुत स्टिकी होते हैं, तो वो जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में मूव करते हैं तो वो पॉलन ग्रेन्स भी साथ में मूव हो जाते हैं। आई होप इतना क्लियर है, ठीक है। सो पोलन लैंड्स ऑन सूटेबल स्टिग्मा। तो जरूरी नहीं है कि रोज का पोलन जाके हिबिस्कस के पोलन में ग्रो करेगा, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। हर पोलन का स्पेसिफिक फ्लावर होता है और उस फ्लावर को पता होता है कि ये मेरा पोलन है या नहीं है। इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल्स विच आर इन द ओवरी। ओवरी में यहाँ पे जर्म सेल्स प्रेजेंट है, उसमें तक उसे पहुंचना है।
द ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पॉलन ग्रेन। जब पॉलन ग्रेन हमारी स्टिग्मा में आ जाता है तो उसमें से एक ट्यूब ग्रो होता है विच ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल टू रीच ओवरी। अब ये पूरे यहाँ से ट्रैवल करेगा और ओवरी तक पहुंच जाएगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें जाइगोट मिलता है जो कि डिवाइड होते रहता है और बनाता है एम्ब्रियो विद इन दी ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर। ओके, ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट। तो ये हमारा ओव्यूल है अंदर वाला, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एम्ब्रियो बन जाता है, ये जो दिख रहा है apparatus, ये बन गया हमारा एम्ब्रियो, ठीक है। और ये एम्ब्रियो कहाँ बनता है? ओव्यूल के अंदर। और ओव्यूल कहाँ होता है? ओवरी के अंदर, ठीक है। समझ आया इतना? ओके, तो जो ओव्यूल है वो हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाता है अल्टीमेटली। लास्ट में जब पूरा कंप्लीट हो जाता है प्रोसेस तो ये जो पूरा ओव्यूल है ये सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन्स टू फॉर्म अ फ्रूट। ये सीड बन गया। बाहर वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? फ्रूट में। कौन सा? ये फ्रूट बन जाता है और ये चीज बन जाती है सीड। समझ आया? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओव्यूल किस में कन्वर्ट होता है? सीड में। ओवरी किस में कन्वर्ट होता है? फ्रूट में। ओके, फिर जो भी सेपल पेटल होते हैं ये सब हमारे झड़ जाते हैं, दे श्रिवल ऑफ, फॉल ऑफ। ओके, सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट। अब समझ आया? सीड में क्या आ गया? मेन हमारा जाइगोट जो डेवलप हो रहा था, एम्ब्रियो डेवलप आ रहा था, वो कहाँ आके रुका? अल्टीमेटली सीड में आके रुका। इसीलिए तो सीड डालते हैं तो नया प्लांट उग जाता है, ठीक है। और एम्ब्रियो विच डेवलप्स अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस, इसे हम जर्मिनेशन बोलते हैं। और जर्मिनेशन से हमें एक नया प्लांट मिल जाता है। तो हो गया पूरा प्रोसेस कंप्लीट। ये था हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्पेसिफिकली ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, ऑर्गन्स की बात करेंगे। सो गाइज, आई होप पूरा लेक्चर आपको क्लियर है। एक बार रीड मार लो और सारे डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग के साथ याद कर लेना। So thank you guys for watching my lecture. Have a great day ahead. Bye bye and take care.